इसमें काफ़ी मेहनत लगा है मेरे को। वन शॉर्ट वीडियो है यह, पूरे चैप्टर एक ही वीडियोज में आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी आपको मदद करेगा कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट दो मेरे को, एंड वन शॉर्ट वीडियोज आपको मिल रही है तो मचा सकते हो यार। और ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड में, तो इसीलिए काफ़ी अलग वे में मैंने सारी तैयारी कर रखी है एंड आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिएगा, झंडे गाड़ देने हैं भाई। बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर रहा, पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। इसके लेखक थे बाल कृष्ण भट्ट, याद रखना बाल कृष्ण भट्ट, और इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, ठीक है। चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हम लोग करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी मज़ा आएगा एंड अच्छे से देखना है आपको। मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई। कब हुआ था मेरे भाई? 20 जुलाई को मृत्यु हो गया था। कब? 1914 में। डेट अच्छे से याद रखो, लिख के बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से इंक्लूड हो जाए, बैठ जाए बिल्कुल भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला है निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा देर बाद 2 मिनट बाद क्या करना, रोक के, या ख़त्म हो जाएगा तो एक बार अपने से एनालिसिस करना कि आपको क्या याद रह पा रहा है। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में करा नहीं याद हो रहा है, 5 मिनट फिर से समय देना, चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो जन्म मतलब निवास स्थान कहाँ था जहाँ रहा करते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और मम्मी का नाम क्या था? पार्वती देवी, ठीक है। यानी कि मम्मी माता जी का नाम इनके पार्वती था, किनके? बालकृष्ण भट्ट के। और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, किनके? बालकृष्ण भट्ट के पापा का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और मम्मी का नाम था पार्वती देवी। दोनों याद हो गया होगा, ठीक है भाई। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें करो। चलो एक बार अब देख लो कि हमने क्या करा। लेखक भट्ट जी थे, बालकृष्ण भट्ट। जन्म 23 जून 1844 में हुआ था, मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मम्मी का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये हम लोगों ने 5-6 चीज़ें जो थी अच्छे से याद कर ली, याद भी हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों को जानना है इसमें शिक्षा के बारे में, वृत्ति के बारे में। तो सबसे पहले शिक्षा को समझते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, यानी कि प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत पढ़ा था, है ना। स्टार्टिंग से संस्कृत की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंटर किया था, यानी एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो ये चीज़ याद रखो कि यार बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ऑब्जेक्टिव में कब क्या पूछेगा नहीं पता, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो ऑफकोर्स आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। वृत्ति की बात करते हैं, वृत्ति की। तो 1869 से 1875 तक का मतलब प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया था। याद रखना कब से कब तक अध्यापन का काम किया था, है ना। अध्ययन नहीं, अध्यापन, पढ़ाने का मतलब 1869 से 1875 तक, यानी कि टोटल 6 साल। ये डेट अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है मेरे भाई। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, ये डेट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वृत्तिया के अंदर हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना। वृत्ति के अंदर सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये हम लोगों ने जाना कि प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन का काम किया था। एक अगला पॉइंट है कि 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किया था। और 1888 में प्रयाग के कार्यावस्था पाठशाला से इंटर कॉलेज का अध्यापक नियुक्त किए गए थे, यानी कि अध्यापन में नियुक्त किए गए थे। और एक छोटा सा पॉइंट है कि किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। गुस्से वाले इंसान थे तो इनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, है ना। और उसके बाद लेखन के कार्य पर निर्भर, यानी कि लिखने का काम ये करने लगे, उसके बाद इसी पर निर्भर हो गए। तो अच्छे से अपना इसमें लाइफ स्टाइल को डाल लिए, प्रोफेशन बना लिए, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से इतना हम लोगों ने कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। नोट्स आपको बनाना है बेसिकली कॉपी पे आराम से, वरना नोट्स मेरा ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, पूरा चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। रचना की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसे रहस्य का था, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, सौ अजान एक सुजन, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इतना इनका रचना था सिर्फ उपन्यास के अंदर। याद रखना केवल उपन्यास की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? केवल उपन्यास की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। केवल उपन्यास इन्होंने इतना सारा लिख रखा था, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से आपको करते हुए चलनी है, ठीक ना। अगला है आपका नाटक। अब ये नाटक आपको देखना है कि नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो पद्मावती, कीर्तार्जुनी, वेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती, शिक्षादान और चंद्रसेन। सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत की जननी, भारतवर्ष की कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल और बलिदान विवाह, मान के बाल विवाह।
बाल विवाह समझते हो ना, बचपन में ही ब्याह पहले होता था 18 साल की उम्र से पहले। तो ये सारे इनके द्वारा लिखा गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट्स वाले हैं। क्या है मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट्स वाले हैं। देखो ये ज़्यादा मत करना, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, रिकॉल करना। जब ऑब्जेक्टिव करोगे ना मेरे साथ, सारी चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, इतना उम्मीद के साथ कर सकता हूँ। एंड आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, प्रश्न की बात करते हैं। तो इनके द्वारा प्रश्न लिखा गया था, जैसा काम वैसा परिणाम, और नई रोशनी का विष, और आचार विखंडन आदि। तो ये सारे प्रश्न हैं इनके। और ये थोड़ा सा VVI यहाँ पर सिर्फ एक ही है इसमें, ठीक ना, जैसा काम वैसा परिणाम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कोई नहीं पूछता। तो प्रश्न के अंदर एक चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नोट है, नोट का मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चैप्टर्स के अंदर से बात करी गई हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर चूज कर लेते हैं। चलो पहला देखो, पहला पॉइंट्स क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रसिद्ध है। तो भट्ट ने जो भी संग्रह किया है ना, वो भट्ट के निबंध माला से फेमस है, प्रचलित है, ठीक है, जिन्होंने ये निबंध को लिखा है। और बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं टोटल, कितने, 1000 के आसपास, जिसमें उसके अंदर टोटल 100 गो महत्वपूर्ण वाले हैं। कितने महत्वपूर्ण, कितने हैं, 100 गो हैं। बस मेरी बातों को सुनो, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर होंगी कम समय में। अगला पॉइंट है तुम्हारा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से ही हिंदी वर्धनी का प्रयास की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका को निकालना शुरू किया था। यानी कि ये छापना कब से स्टार्ट कर दिए थे, लिखना और उसको मतलब पब्लिश कराना, लोगों में फैलाना, 1877। तो डेट अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई, ठीक ना। अगला थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, याद रखना एक पॉइंट। और अगला, भट्ट जी हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास, मतलब अनेक उपन्यास लिखे थे। और अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना में अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिशन और स्टील से की थी। किससे की थी, एडिशन और स्टील से इनकी तुलना कर दी थी। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ ना कि यार आपको मजा आता है पढ़ने में, चीज़ों को देखा करो, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे एंड आप उत्तर काफ़ी अच्छे से करेंगे मेरे भाई। सारे क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, ये भी चीज़ याद रखो, सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आपको क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, मज़ा आ जाएगा भाई। मैं उम्मीद से बोलता हूँ ना यार, देखो चीज़ों को करो, ऐसे पढ़ाई करो ना यार कि किसी ने करी नहीं होगी अगल बगल, ठीक, और फोड़ देना है बिल्कुल भी। तो चलो करते हैं हम लोग पहला सवाल। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति तुम्हें पता है, जिससे इंसान में बोलने और सुनने की क्षमता होती है, उससे हम लोग वाक शक्ति बोलते हैं, ठीक ना। तो वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी समस्त जो संसार है ना, वो गूंगी हो जाती, यानी गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। यानी इंसान बोल के बात करता है, अच्छे से बात करता है, अच्छा लगता है इंसान को, अपने दुख सुख सुनाता है, तो चीज़ें नहीं हो पाती और ज़िंदगी बिल्कुल भी बेकार हो जाती है हमारी। तो वाक शक्ति का होने का यही एक फ़ायदा है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी कि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, ठीक है। अगला सवाल है दूसरा नंबर का कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिशन की क्या विचार हैं। ये ध्यान से समझना, यानी कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन ने क्या बात कही है और एडिशन ने, ठीक। तो आंसर इसका ध्यान से सुनो मेरे भाई, बिल्कुल भी मजा आएगा आपको, ठीक है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। यानी कि इंसान कैसा है, बोलेगा तभी तो पता चलेगा ना यार। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष तथा अगुण पता नहीं चल पाएगा। यानी इंसान में क्या गुण है, क्या अगुण है, यानी कि क्या अच्छाई क्या बुराई है, वो चीज़ें पता नहीं चल पाएगा जब तक इंसान नहीं बोलेगा। एडिशन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर पाएंगे। यानी कि जब इंसान दो लोग होते हैं आपस में और अच्छे से बात करते हैं तो दिल खोल के बात करते हैं, सारी सच वाली भावनाएं आती हैं, रियल वाला बात होता है। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो बात खुल कर नहीं हो पाती है। यानी दो इंसान बात कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा आ गया तो खुल के बात नहीं हो पाएगा, बात इधर उधर होने लगेगा। तो वही चीज़ें बताते हैं, कौन कौन, बहुत बढ़िया, एडिशन और वेन जॉनसन, ठीक ना। और तीसरा सवाल है आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तीसरा सवाल क्या है मेरे भाई कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, एक बोलने की कला है, ऐसे मैंने शॉर्ट में बताया। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर में आते हैं।
यह बात करने की एक ऐसी कला है जो जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, यानी कि इंसान एक दूसरे पर अपना इम्प्रेशन छोड़ देता है, ऐसा बात करता है, जिसे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछेगा, तो जब ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो चीज़ों को अच्छे से करते हुए चलना है। अगला है 4 नंबर का सवाल, ठीक है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना करता है। यानी कि मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि इंसान कैसे बात करता है, उसका उत्तम तरीका क्या है, वह कैसे अपने लिए एक नया संसार बना सकता है। तो तुम्हारा सवाल है, और इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं मेरे भाई। मनुष्य में बात करने का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप मतलब आत्मवार्तालाप होता है, यानी कि इंसान पहले खुद से बात कर ले कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहने वाला है किसी को, ये चीज़ें। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप में बात कर लिया करे, यानी कि इंसान को एक ऐसी शक्ति अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, लाना चाहिए, जिससे वो पहले खुद से अपने आप बात कर ले। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसके द्वारा मतलब दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। यानी अंदर की जो अनुवृत्ति है ना हमारे, नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पे काबू रखे, यानी कि इंसान कब क्या बोल देता है उसे कुछ नहीं पता चलता, तो काबू रख सके, इसलिए वो आत्मवार्तालाप रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे। ऐसा करने से किसी से भी नहीं कटुता होगी, यानी कि कटुता दुश्मनी नहीं होगी और ना ही बैर होगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत करने का उत्तम तरीका है, यानी कि इंसान पहले खुद से बात कर ले, सोच समझ के बातें करे, जिससे दूसरे पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। इससे हमारी दुनिया जो है मस्त हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, कुछ भी दुश्मनी वाली भाव नहीं रहेगी। तो आई होप कि आपको ये सब्सक्राइब करने वाली चीज़ें मतलब क्वेश्चन बताया तो सब्सक्राइब करोगे, एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि यार क्या करना है, ठीक है। व्याख्या करने वाला प्रश्न है। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, जो हमारे अंदर की मनोवृत्ति है, सोचावट है, वो नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्लभ बात नहीं है। यानी इंसान अंदर से जैसा चाहे ना, जैसा सोचे ना, वैसी चीज़ें देखने लगता है। आप इमेजिन करना कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत अगल बगल ओ चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना, रिलेट करना आप, ठीक है। अगला देखो, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, ये सवाल हम लोगों ने करा क्या, नहीं, देखो हाँ वहीं अंदर तो क्वेश्चन हो गया, आंसर सुनो। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई है, यानी कि बातचीत चैप्टर है, उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, तो वहाँ से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। तो आपके भी मन में अलग अलग विचार आते हैं, मेरे भी मन में अलग अलग विचार आते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने के बाद आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें नए नए मतलब समस्त संसार का अच्छे बुरे कार्यों का अवगत कराती है, कि हम लोग सोचते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो सारी हमारी भीतरी मनोवृत्ति ही हमें गाइड करती है, बताती रहती है। एंड इसका बी नंबर का सवाल है तुम्हारा कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये बिल्कुल भी बात सही है, जब तक इंसान बोलेगा नहीं आप कैसे बता सकते हो कि वो कैसा है। इसका आंसर सुनो। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, उसका आनंद उठाता है, ठीक है। इंसान आपस में बात करता है, प्रेम से आनंद भी उठाता है। जब मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न रख पाता है तो वह दोष है, यानी कि इंसान बात कर रहा है, अब कुछ भी बोलने लगा उठपटांग, तो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा, तो ये दोष है। परंतु जब वही सलीके से बात करता है तो वह गुण है, यानी जब इंसान प्रॉपर बात करता है, अच्छे से बात कर रहा है, तो वो गुण है उसके अंदर, मतलब खास बात है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता ना चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी मतलब होता है बोलने का तरीका, जो शब्द आप बोल रहे हो उसके माध्यम से उसके गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कारण है, ठीक है, कारण,
तो कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कराया। आई होप कि आप ट्यूटर्स में मतलब क्या बात करी गई है उसको 100 वर्ड से 200 वर्ड के बीच में समझेंगे। यहाँ से तुम्हारे 5 नंबर के सवाल आते हैं। डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो कर लो। चीज़ें बहुत शॉर्ट में दूंगा, मतलब छोटा वीडियोस के माध्यम से दूंगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। प्रस्तुत निबंध बातचीत लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट के है। मतलब ये जो निबंध है ना, बातचीत जो आपका चैप्टर है, इसको लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य के ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा ना सवाल आता है कि भैया वाक शक्ति क्या होता है? तो वाक शक्ति बोलने और सुनने का जो कला होता है ना इंसान का, उसे बोलते हैं। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। यानी कि मनुष्य में अगर वाक शक्ति ना होती, बोलने और सुनने की क्षमता ही ना होती, तो पता नहीं सृष्टि का क्या हाल हो जाता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं और वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने और चलने फिरने की आदत की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार बातचीत की भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप सुन रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ, एंड इतने में मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इतना आपने कर लिया होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे हम लोग करते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से। तो हम लोगों ने करा, अब आगे जरूरत होती है। इस प्रकार बातचीत की भी होती है, यानी कि बातचीत इंसान करता है ना, उसकी भी जरूरत होती है। मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है, यानी इंसान के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी सोच विचार है, तो धुआं की तरह जमा होता है, वो साफ बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। यानी कि जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो मन में होता है ना एक, वो निकल जाता है। देखो ना कैसे को चुलबुल ले रहता है जब तक वो बात किसी से ना कर दे। तो वही चीज़ें हैं। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कि इंसान में क्या खास बात है, क्या नहीं है, वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो उसका गुण दोष नहीं पता चलता है जब तक वो बोलता नहीं है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला है। यानी कि 4 लोग अगर बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है तो राम रमौला है, मतलब मन लगाने वाली बातें हैं और रियल बातें नहीं होती हैं, मस्ती मजाक वाली होती हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि जो यूरोप के लोग हैं ना, उनमें बात करने की एक स्पेशल कला होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या कहते हैं मेरे भाई? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं उसे, ठीक है? आगे थोड़ा सा देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका जो था ना, यह मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करे जिसमें खुद बात कर ले। यानी कि मनुष्य एक ऐसा शक्ति पैदा कर ले जिससे वो खुद बात कर ले, वो वाक शक्ति बेस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सारांश अच्छे लगे होंगे। आप नोट्स बनाए होंगे, वरना नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको टोटल चैप्टर का PDF मिल जाएगा लाइन बाय लाइन ना, एक चैप्टर में जो भी होता है। एंड अगले वीडियोज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचना मेरे भाई। आप ये जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, ध्यान से सुन लो पहले। आप ये जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, क्या आप याद करने के लिए वीडियोस देख रहे हो? अपने से सवाल करो एंड अभी याद करके ही जाना, ठीक है? और याद है तो रिवीजन होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला सवाल, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निवास स्थान था जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर रहे, तो ये निवास स्थान था जहाँ से बचपन से रहे। तो याद रख लेना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। एंड दूसरा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, नहीं, ठीक है? मतलब पद्मावती, बेड़ी संसार, मेघदूतम और मेघनाथ वध। तो ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो इसमें राइट जो आंसर होगा ना, वो मेघदूतम होगा। मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है मेरे भाई, मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल राइट होगा, याद रख लेना, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपका भाई कराता है यार। बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया है आप सभी के लिए, हर चीज़ दे रहा है चैप्टर के। लिंक जाओ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुम्हें, हिंदी का सब चैप्टर उसमें मिल जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है तुम्हारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? त्रिवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग या पूर्व भारतेंदु युग? तो ये 3 ऑप्शन है तुम्हारे साथ, और इसका जो राइट होगा वो भारतेंदु युग होगा। क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा मेरे भाई।
उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है। नहीं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा कौन सा उपन्यास है। तुम्हारे पास ऑप्शन है गोदा, अपने अपने अजनबी, मौला आंचल, ठीक है, मैला आंचल यहाँ पर होना चाहिए था, मैला आंचल, चलो कोई नहीं, आप लिख लो मैला आंचल, ठीक है, क्या मेरे भाई, मैला आंचल और 100 अजान एक सुजान। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, ठीक है, 100 अजान एक सुजान, याद रहेगा ना, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर का, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से, तो वाक शक्ति, क्योंकि वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना और सुनना। जब बोलना और सुनने का ज्ञान ही ना होगा तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी ना मेरे भाई। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। बिल्कुल भी आराम से करेंगे, जोश ले नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें यार प्रैक्टिकल वे से करनी है आपको, ठीक है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले, चैप्टर के अकॉर्डिंग करेंगे, बातचीत चैप्टर में बात करी गई है, तो उसको हम बोलते हैं मेरे भाई नंदी पाठ। क्या बोलते हैं, नंदी पाठ, सांप जैसा चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नंदी पाठ। चीज़ें याद हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। तो मज़ा आता है मेरे भाई, ठीक है, करने में, ठीक ना। आगे हम लोग अगर करेंगे, ध्यान से देखो, 7 नंबर का सवाल करेंगे, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। अगर आप बातचीत करोगे तो आपका मन किस प्रकार हो जाएगा, भारी और बोझिल या हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ये लो, दो ही में आप बताओ ना यार। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा राइट होगा। अगर आप बात करोगे तो आपका मन हल्का भी होगा और स्वच्छ भी होगा, ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर का, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को ना मिला था। तो 16 वर्ष तक, सिंपल सा बात है यार, 16 वर्ष तक बेचारा वो मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। कौन व्यक्ति, उसका नाम याद रख लेना, रॉबिन्स क्रूसो। रॉबिन्स क्रूसो को मनुष्य का मुंह देखने के लिए 16 वर्ष तक नहीं मिला था बेचारे। अगला, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। इंसान बोलता है तो उसके साक्षात्कार होता है, यानी कि गुण दोष सब चीज़ें पता होती है। तो ये बात किसने कही है, वेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन या लिन जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेन जॉनसन, ठीक है। वेन ऐसे भी होता है और वे ऐसे भी दे सकता है, वेन जॉनसन, ठीक है, पूरा ना या बिंदु भी। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर का, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत मात्र 2 लोगों के बीच में हो सकती है। चैप्टर में हम लोगों ने करा था कि 2 लोग जब बात करते हैं तो रियल वाला बात करते हैं, है ना। और जैसे ही 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो राम रमौला, हंसी मजाक, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 लोगों के बीच में असल बातचीत होती है। एंड अगला सवाल है कि प्रायः जमाने का शिकायत संबंधित बातें कौन करता है। अब जमाने की शिकायत कौन करता है, बुजुर्ग लोग करते हैं। ये सिंपल सा सवाल था, यानी कि बूढ़े पुराने लोग हो गए तो कुछ काम नहीं रहता है तो जमाने की शिकायत करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेकर होगे, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर होंगी, मज़ा भी आएगा। कहाँ की बात निराली होती है, कहाँ की बात निराली होती है। तो मैं खाने, दवा खाने, कारखाने या चंडू खाने। तो 4 ऑप्शन है तुम्हारे साथ। तो कहाँ की बात निराली होती है, तो चंडू खाने की बातें निराली होती है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा है मेरे भाई, अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है तुम्हारा 13 नंबर का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो पूछ भी सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है। तो यूरोप के लोगों में, याद रखना, ये बात करने की कला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। एंड अगला सवाल है 14 नंबर का कि निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है, यानी कि निबंध में, ठीक है, काव्य से। तो काव्यत, काव्य में, काल्य कला और काव्यांग। तो 4 गो ऑप्शन है। तो 14 का आंसर तुमको पता होना चाहिए कि काव्य कला होगा। निबंध के काव्य में बना जो है ना शब्द आया है वो काव्य कला आया है। एंड अगला सवाल है 15 नंबर का कि परमार्थ शब्द का अर्थ बतलाना है। परमार्थ शब्द का अर्थ मेरे भाई होता है उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है, उत्कृष्ट वस्तु, परमार्थ का, याद किसका, परमार्थ शब्द का। ये चीज़ें ना पकड़ के चलनी है आपको। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला सवाल है 16 नंबर का कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार बताना है। बातचीत के, तो बातचीत के शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। ये बहुत आसान सवाल, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट को ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये तो बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछ दिया, 23 जून 1844। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा, बी नंबर। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ये सवाल हम लोगों ने करा है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
एंड अगला सवाल है 19 नंबर का कि बाल कृष्ण भट्ट ने कुल कितने मोटे मोटे निबंध लिखे। तो मोटा मोटा अगर पूछ दे, मोटा मोटा अगर तुम्हारा पूछ दे तो तुम्हें बताना है 1000। क्या बताना है मेरे भाई? 1000, ठीक ना। और अगर पूछ दे कि महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण में आपको बताना है 100 गो। क्या में बताना है? महत्वपूर्ण में अगर पूछ दे तो 100 के लगभग। और चीज़ें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल भी। बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न के नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न के नाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों या ये तीनों रोशनी, ये नई रोशनी सॉरी, या आचार विखंडन। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। तो इसमें बताना है, तो 20 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, 20 का ऑप्शन करेक्ट होगा तीनों। ये तीनों प्रश्न हैं, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? बी नंबर, ठीक है मेरे भाई। एंड अगला सवाल है 21 नंबर का। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। ये बहुत आसान सवाल था, बेनी प्रसाद भट्ट, याद रहना चाहिए। माता का नाम था पार्वती, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, दमयंती स्वयंवर किसकी मतलब लेखक की रचना है? कौन से लेखक ने लिखा है दमयंती स्वयंवर? तो दमयंती स्वयंवर लिखा है मेरे भाई, 22 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए, सी, बालकृष्ण भट्ट ने, क्योंकि उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वो आधुनिक काल के, यहाँ पर आधुनिक होना चाहिए था, चलो मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ आधुनिक। क्या मेरे भाई? आधुनिक काल के, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, आधुनिक काल के। एंड अगला सवाल है 24 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बालकृष्ण भट्ट क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ना बालकृष्ण भट्ट की, वो एक ललित निबंध है, यानी कि निबंध है। निबंध भी पूछ देगा डायरेक्ट देखिए, या ललित निबंध अगर ऑप्शन में है तो ललित निबंध मारना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होगा। एंड 25 नंबर का सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो मम्मी ने उनकी जगाई थी। किसने जगाया था? उनके मम्मी ने। और उनके मम्मी का नाम क्या था? पार्वती। क्या नाम था मेरे भाई? पार्वती नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही होगा। एंड अगला सवाल है 26 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? वो एक महाकाव्यकार नहीं थे। वैसे चारों ऑप्शन देख लो, पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। तो एक महानिबंध मतलब काव्यकार नहीं थे, बाकी सभी थे। एंड अगला 27 नंबर का तुम्हारा सवाल है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है? ये बात किसने कही है, यानी कि किसने लिखा है, ये भी बोल सकते हो। अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर शाह या शमशेर बहादुर सिंह? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रघुवीर शाह ने बात कही है, लिखा है कि भाषा का सार्वजनिक करते जाना है ना गद्य के। और अगला 28 नंबर का सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन साथी साहित्यकार थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के साथी कौन कौन साहित्यकार थे, बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप भी मिश्र थे, और सी नंबर में नाम नहीं है, चलो दोनों थे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी होगा। एंड अगला 29 नंबर का सवाल है कि चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है, ये शायद ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव करा है ना, क्वेश्चन आंसर कर रहा था, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। जो अफीम उफीम लोग खाते हैं ना, तो एक अड्डा बना के रखते हैं, तो उन लोगों का स्थान चंडू खाने कहलाता है। चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका, जहाँ पर हरे भरे बाग हो उसका इलाका। एंड सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर, तो आप सारी चीज़ें करोगे ना, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, सारांश, और उसके बाद लेखक का परिचय, तो हर चैप्टर का मिल जाएगा एक PDF में। तो आपको करना है व्हाट्सएप 83 17 73 96 73, याद रखना।